हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिय विद्यार्थियों। एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज करेंगे अपन वार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका जो पेपर है क्लास 11th का। तो उस क्लास 11th के इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कक्षा 11th का हिंदी साहित्य का ये पेपर है और हिंदी साहित्य के इस कंप्लीट पेपर का अपन 2000 परीक्षा 2022-23 का पेपर है, इसका करेंगे सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ सबसे पहले आपका है कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, पहले जो ये गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश हो या पद्यांश हो, आपको उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं उन समस्त प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद फिर आप गद्यांश या पद्यांश पढ़ना शुरू करें तो आपके एक बार में सारे के सारे प्रश्नों के आंसर राइट हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके अपन सारे इन प्रश्नों का देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। उसके बाद मैं एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूँ फटाफट से, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर लिखा है कि राष्ट्र का स्वास्थ्य किस अंश में असमर्थ रहता है। राष्ट्र का भवन किन विचारों पर आधारित है। माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती है। एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पुत्र के अधपतन का क्या कारण है। राष्ट्र निर्माण का मूल स्वर क्या है। और आगे लिखा है समान शब्द का विलोम शब्द क्या है। एक प्रत्यय लगा करके कोई एक शब्द आपको उपयुक्त गद्यांश में से छांटना है। तो देखो एक एक करके सबसे पहले अपन करेंगे। पहला प्रश्न जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसका शीर्षक क्या है, आपको शीर्षक बताना है। तो सामान्यतः क्या होता है कि मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ इनको। तो जो शीर्षक होता है ना वो हमेशा लगभग आपको फर्स्ट पंक्ति में मिलता है, पहली पंक्ति में मिलता है। जैसा कि इस गद्यांश की अपन शीर्षक की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। उक्त भाव जब सशक्त रूप से जागता है तो राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। यह भाव भूमि और जन को परस्पर दृढ़ता से बांध देता है। बस यहाँ तक पढ़िएगा, आपके पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या रहेगा अपना जो है वो इसका शीर्षक। तो देखो पहली पंक्ति में मैंने आपको बताया, लिखा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी है। ये भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये भाव जो है ना भूमि और जन को परस्पर दृढ़ता से बांध देती है। तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच का संबंध, आप लिख सकते हैं भूमि और जन का परस्पर संबंध। तो इस तरीके से आप जो वो इसका शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहला इसका शीर्षक मिल गया। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वास्थ्य किस अंश में असमर्थ रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका कुछ अंश ना जोड़ना चाहता है। कर्तव्य के ध्यान से माता से पुत्रों के समान अवश्य विस्तारित जनपद लोग एक दूसरे को निर्बलता निवास करती है। राष्ट्र के एक भाग में अंधकार निर्बलता, देखो ये लिखा है कि राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इन सारे के सारे प्रश्नों के आंसर इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्र का भवन किन विचारों पर आधारित है। माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि माता जो है माता के प्रति और एक निष्कारण स्वार्थ के लिए पुत्र माता के प्रति, और इसी प्रकार पृथ्वी पर। तो यहाँ पर जो है इसका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो प्रश्न था ना कि माता भूमि को प्रणाम माता पृथ्वी को प्रणाम, उक्त भाव की भित्ति पर राष्ट्र के भवन का निर्माण तैयार किया जाता है। ठीक है ना, कि भाई राष्ट्र का भवन किन विचारों पर आधारित है। तो माता भूमि को प्रणाम माता पृथ्वी को प्रणाम, इन भावों पर जो वो किया जाता है। ठीक है, भवन का निर्माण। इसी मर्यादा को मान करके राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों के सम्यक निर्वाह का उदय होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम या पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने, ये लिखा हुआ है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है।
तो लिखा था ना कि प्रश्न कि माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती है, तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। तो इस तरीके से आपको इन सारे शब्दों के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है ना, ई छोटी ई की मात्रा ई क प्रत्यय है। पुत्र के अधपतन का क्या कारण है, तो पुत्र का स्वार्थ के साथ माता से जुड़ा हुआ रहना जो है वो उसके अधपतन का कारण है ना। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्र निर्माण का मूल स्वर क्या है, समान शब्द का विलोम है असमान और एक प्रत्यय लगा कोई एक शब्द उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढिए। तो एक तो सामाजिक है, आप यहाँ पे देखेंगे सामाजिक जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, स्वाभाविक है, सामाजिक है, इस प्रकार के आपको शब्द मिल जाएंगे। तो ये हमने पहला किया। दूसरा जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। लिखा है कि साक्षी हैं इतिहास हम ही पहले जागे हैं, मतलब कि हम पहले जागे, हम भारतवासी सबसे पहले जागे हैं, इस बात का इतिहास जो है वो गवाह है, साक्षी है। जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं और बाकी तो हमारे सामने ही जागृत हुए हैं। सबसे पहले हम भारतवासी जागृत हुए हैं और बाकी दुनिया को हमने जागृत किया है, मतलब बाकी लोग हमारे सामने जागे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहा प्राण हमने त्यागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सूरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो देखो इसको पढ़ लेना आप लोग। प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि हम ही पहले जागे हैं, पंक्ति में हम ही शब्द किसके लिए, हम भारतवासियों के लिए आया है। फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय, पंक्ति का भावार्थ क्या है, मतलब भारत का गुणगान किया जाए, भारत विश्व गुरु है, भारत ने समस्त संसार को जो वो ज्ञान दिया है। अगला है कि हम ही प्रकंपित सूरपति तक का हृदय, तो ये आप सारा देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको सब कुछ इस पार्ट में से सबके आंसर मिल जाएंगे। अब अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके तीसरा प्रश्न है, तो देखो इसमें लिखा है कि निम्न अंतस्थ वर्ण कौन सा है, क है, च है, य है या प है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन स। यह जो ना य, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में आपके जो टोटल 44 वर्ण है ना, अ से लेकर के अक्षत्र ज्ञ तक, तो इसमें सबकी जो प्रत्येक जो वर्ग है उसकी अपनी एक उच्चारण स्थिति होती है, उसके हिसाब से उनको अलग अलग वर्ण में काउंट किया जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ है, इसे कंठस्थ कहते हैं। इसी प्रकार का च, छ, ज, झ है, इसे ये तालु से इसका उच्चारण होता है, तो ये तालव्य हो गया। प वाले जो वर्ण है, प, फ, ब, भ, म, इसे होठों से इसका उच्चारण होता है, तो इसे ओष्ठ वर्ण में शामिल किया जाता है। और य, र, ल, व जो है इसे अंतस्थ वर्ण में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, त्र वर्ण मिलकर के बना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि अक्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त वर्ण है, और त्र जो होता है इसमें त और र, आपका ऑप्शन ब राइट रहेगा। त जिसमें अ नहीं है अभी, तो त और फिर र में अ शामिल है, यानी स्वर शामिल है, तो इससे मिलकर के बना है। नेक्स्ट है शब्दकोश, शब्दों का है। शब्दकोश क्या है, तो शब्दकोश जो होता है ये शब्दों का खजाना होता है, ध्यान रखना, शब्दों का खजाना है शब्दकोश, ऑप्शन रहेगा इसका बी राइट। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, त्र, अक्ष, त्र और ज्ञ वर्ण है। तो ये कैसे वर्ण है, ये जो है वो